अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे रीडर्स, कैसे हैं आप? यकीनन ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। लेकर आ चुकी हूँ मजनून के एपिसोड 17। तो आज के एपिसोड भी लॉन्ग है, बहुत ही ज़्यादा मज़े की है। कुछ ऐसा होने वाला है जो आपने बिल्कुल भी उम्मीद नहीं किया होगा। तो ये सुनकर तो आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गए होंगे, होना भी चाहिए क्योंकि आज की एपिसोड है ही ऐसी। तो बिना टाइम ज़ाया किए मैं आपको लेकर चलती हूँ एपिसोड 17 की तरफ। बहुत ही मज़े की एपिसोड है, इस हफ्ते की लास्ट एपिसोड है। अब इसके बाद जो ठंडी सांस है वो मिलेगी आपको मंडे को, ठीक है? इन 2 दिनों के बारे में कोई आर्ग्यू नहीं करना आप लोगों ने। मैंने पूरा हफ्ता एक्स्ट्रा लॉन्ग एपिसोड दी है, इसका यही है, इसका फल मुझे भी मिलना चाहिए। मैं भी थोड़े आराम की मुस्तहिक हूँ, ठीक है? मैं अपनी सेहत और अपनी आइज़ ख़राब नहीं करना चाहती, इसलिए 2 दिन मैं रेस्ट करूँगी और ये ऐसे ही रूटीन चलेगी। मैं बहुत ज़्यादा अपने आप को स्ट्रेस देती थी हफ्ते में 5-6 एपिसोड देकर, और ये बहुत ज़्यादा मेरे लिए पेनफुल हो जाता था, मेरी तबीयत ख़राब हो जाती थी। तो ये 2 दिन मैं बहुत अच्छे से रिलैक्स कर पाती हूँ, ठीक है? और अगले हफ्ते के लिए बहुत सारे ट्विस्ट और थ्रिल भी सोच लेती हूँ। तो बातें ख़त्म करते हैं, एपिसोड की तरफ लेकर चलती हूँ। एपिसोड है हमारी 17 नावल मजनून बाय मरवा मिर्ज़ा। लेट्स स्टार्ट। ये गले लगाना आराज की चाह के बिना था। वो पूरी तरह उसे अपने वजूद में बसाए से पुरसुकून कर रही थी। आराज ने अपने हाथ उसके इतराफ लम्हा लगाए बांधे। जब वो समेटने बड़ी थी तो वो क्यों इतराज करता या जिद लगाता कि मुझे मत समेटो। उसे तो इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत थी, जैसे एक बच्चा बहुत बड़ी गलती किए सबकी डांट सहकर छुप जाए, लेकिन कोई ऐसा घर का मेहरबान फर्द हो जो हाथ बढ़ाकर इस छुपे बच्चे को ये कह दे, बाहर आ जाओ, गलती इतनी बड़ी भी नहीं थी, कुछ ऐसा भी नहीं जिसे हम हल ना कर सकें, या ये कि गलती नहीं करोगे तो सीखोगे कैसे। मैंने सिर्फ बुरा नहीं किया लुशे, वो भाई मेरी वजह से अस्पताल पहुंच गया, जख्मी हुआ। कैसा बदबख्त इंसान हूँ मैं, कुछ अच्छा करने चला था, सब बर्बाद कर दिया मैंने लुशे। मैं ये सब कैसे ठीक करूँगा। वो उसे अपने आप से लिपट कर रोता देखकर बर्फ बन गई। पहले ही इस ठंडी बारिश में भीगकर फ्रीज हो रही थी। उसके भीगी गर्दन और बालों में चेहरा छुपाए उसकी भीगी गर्दन और बालों में चेहरा छुपाए उसको बाजुओं में भरे वाकई रो रहा था। ये लूशे की जान हवा कर गया था। कुछ लम्हे तो लूशे में हिम्मत ही ना थी कि वो हिल पाती। बहुत देर तक वो रोता रहा, नदामत से भरे मुश्किल सांस लेकर उनकी हरारत लूशे की गर्दन की जिल्द में उतारता रहा। अपने हाथों में उसके मोमी बदन को भरता रहा, मजीद अपने सीने बसाता रहा। वो भी जैसे एक मोम का टुकड़ा ही बनी रही। वो जिस तरह जिस शिद्दत से गले लगाता, सीने भेजता, वो इसी तरह उसके लिए मुयस्सर रही। फिर जब उसे लगा कि आदमी आलूश हैदर के सख्त दिल, जहां उसने किसी के भी घुसने पर कड़े पहरे लगाए हैं, उसको एक गले लगाकर ही फतह कर लेगा, तो उसने इस शख्स से दूरी का फैसला किया। वो आहिस्ता से इससे दूर हुई, उसका चेहरा हाथों में लिया जो बर्फ हो चुके थे। बारिश अब भी इन दोनों को कयामत सा भिगोती जा रही थी। जैसे बिगाड़ा है वैसे सब ठीक भी कर लेंगे। रोते नहीं आराज, आप इतने बड़े होकर कैसे बच्चों की तरह रद्देमल दे सकते हैं। वो उसके हाथ अपने चेहरे से पकड़कर दूर करता चीखा, पकड़े दूर करता चीखा। बड़ा नहीं हूँ, उस भाई का बच्चा हूँ जिसने मुझे बड़ा होने नहीं दिया लुशे। सब खत्म कर दिया यार, तुम्हें समझ नहीं आ रही मेरी बात। मेरे लाला ने जिंदगी में पहली बार मुझसे मुंह फेरा है लुशे। मैं मर जाऊंगा इस बेरूही की अजियत सोच सोच कर लुशे। वो अपने बाल फिर से नोचते वहीं नीचे घास पर बैठे बैठे पीछे को गिरा, तो लुशे पहले डर कर दूर हटी। वो घास पर लेटा बरसती बारिश की शिद्दत से बेनियाज अपना सर पीट रहा था, और आलूश का दिमाग सुन था कि अब आखिर क्या करे। तभी जब कुछ समझ न आई तो वो भी उसके साथ बैठे घास पर लेट गई, लेकिन मुंह पर पड़ती बारिश की पथरीली बूंदों के सबब जब इसने लेटने के दूसरे सेकंड ही करवट मोड़ी, तो आरास ने अपनी बाजू उसके सर तले रखते उसको कमर से पकड़े अपनी तरफ सिरका लिया, ताकि उसके चेहरे पर बारिश न पड़े। वो बमुश्किल खुलती आंखों से आरास को देख रही थी। वो इस वक्त वहां शेडेड जगह लगी हल्की सी रोशनी में घास पर लेटे एक दूसरे की बाहों में कैद हो गए थे। ये बैकयार्ड गार्डन एरिया था, यहाँ तक केयर टेकर की भी नजरें ना जा सकती थी, और तारीकी अब भी जूं की तू थी।
वो इतने करीब थे कि बरसती बारिश, इस शदीद होती ठंडक के बावजूद उनको एक दूसरे की तपश वहम पहुंच रही थी। आलूश ने मेकानी तौर पर अपना हाथ आराज के गाल पर रखा ताकि बारिश की सख्त रफ्तार से गिरती बूंदों से उसके चेहरे को बचाए। वो उसके हाथ को पकड़कर लूशे के देखते ही देखते चूम गया। उसकी गीली पड़ती हथेली को अपने गर्म होंठों से चूमकर वो आलूश में कपकपाहट उतार गया। धीरे धीरे आसमान की तारीकी भी मध्यम हो रही थी, लेकिन वो दोनों अब भी एक दूसरे की बाहों में खोए थे। वो इस नज़दीकी या इस गुर्बत को कोई नाम नहीं दे सकते थे, लेकिन इस शख्स का रोना, तड़पना और खुद को तकलीफ पहुंचाना रुक गया था। वो इतने करीब थे कि मौसम बेईमान हो रहा था, लेकिन वो ठहरे थे। आलूश को इस मौसम में अब की बार जख्मी जरगाम नजर न आया, बस आराज तुरज़ई का पागलों की तरह रोना और चीखना नजर आया। और ये इस मौत नामी हादसे से दुगना बुरा था कि अब वो बारिश से इसलिए खौफ खाती कि इस मौसम में इसने आराज तुरज़ई को चीखते रोते अपने बाल नोचते देखा है। कहीं ना कहीं वो आराज के अंदर बसे दुखों को समझ रही थी। तुम्हें पता है तुम बहुत खूबसूरत हो। इन चेहरे के डस्टी फ्रिकल्स ने तुम्हारे चेहरे को कोहे नूर बना दिया है। इन गुलाबी होंठों ने एक ऐसी कशिश भर दी है कि देखने वाला मबहूत रह जाए। वो उसे कह ना सका, लेकिन ये ख्याल इसे लूशे को इतना करीब से देख कर आया। वो वाकई बहुत ठहरे समंदर जैसा हुस्न रखती थी, जो बहुत चीखता हुआ या तोप नहीं था। वो पुरसुकून कर देता चेहरा रखती थी। कम से कम आराज के लिए तो ऐसी ही थी। तुम्हें अब भी बारिश से खौफ आ रहा है लूशे? वो यूं ही उसकी आंखों में देखता अपना दर्द भूल कर बोला, और वो पूरी सच्चाई से नफी में गर्दन हिला गई। इसने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था इस बारिश में इस तरह भीगते ही इस बरसते मौसम से डर लगना बंद हो जाएगा। मेरी वजह से नहीं आ रहा ना? शायद वो बच्चों जैसा ही था, थोड़ी अहमियत पाकर बाहर हो जाता, और वो पहले ही दुखी था तो आलूश कैसे इनकार करके उसे और अफसरदा करती। पता नहीं, लेकिन यहाँ खौफ, डर और तकलीफ कुछ भी नहीं है। मेरे सामने दोबारा मत आंसू बहाइएगा। मैं अपने अपने ही मुहाफिज को बिखरा हुआ देखने में अच्छी नहीं हूँ। वो मुस्कुराया, लेकिन अभी उसका दिल दर्द में डूबा था। तो लूशी को उसकी मुस्कुराहट भी फीकी लगी। ये तुम पर आज खुला? वो मुतजस्सिस था। लूशी ने नम आंखों से उसे देखते सर हिलाया। मैं डिसेंट बनने की कोशिश करूंगा तुम्हारे मामले में। तुम मेरे इस तरह अपने लिए पागल और बावला होने को कुछ बुरा मत समझना। शायद तुम जैसे इंसानों की आराज तुरज़ई के आसपास बहुत किल्लत थी, जो अचानक एक ही इंसान से पुर हो गई। उसकी ऐसी बात पर थम सी गई थी। किसी और की कमी पूरी करने वाले लोग अपनी जगह कभी नहीं बना सकते आरास। मैं बनाना भी नहीं चाहती अपनी जगह, लेकिन मैं इस पूरी दुनिया को दुख दे सकती हूँ सोचे बगैर, पर आपको नहीं। मैं एहसान फरामोश नहीं हूँ, ना कभी बनूंगी, लेकिन अगर कभी मुझसे अपनायत महसूस हो तो मुझे यहाँ से दूर भेज दीजिएगा। मेरे खुलकर सांस लेने की कोई सूरत पैदा कर दीजिएगा। वो इससे ऐसा सब क्यों मांगती है जबकि वो अपना आप लुटाने को तैयार बैठा है? अपनायत में अपनाया जाता है लुशे। मत जाओ ना, मुझसे दूर क्यों करती हो ऐसी बातें? मुझे अच्छी नहीं लगती। मत करो, अच्छी दोस्त बनकर मेरे पास आबाद हो जाओ। उसके सिर्फ लफ्जी तकाजों पर निढाल हो गई। अभी तो यही हूँ। वो नरमी से उसका हाथ अपने हाथ में थाम गई। कभी मत जाना, मैं बहुत अकेला हूँ, मेरे पास दोस्त की कमी है। तुम भी तो अकेली हो। हम दोनों ही तो किसी न किसी से लड़ रहे हैं। क्या हो जाएगा अगर हम मिलकर लड़ें? देखो तुमने कैसे मेरा ध्यान भटका दिया, वरना अब तक अपने बाल नोच नोच कर खाल खींच चुका होता सर की। वो उसकी ऐसी बातों से शदीद खौफ खा गई। क्या कह रहे हैं आप? वो रुहानसी हुई। मेरा दिल चाह रहा है खुदकुशी कर लूं लुशे। बताओ इस ख्याल को कैसे झटकूं? वो एकदम घबरा कर उठी। उठते ही वो घास की नरम जमीन पर हाथ रखते आराज पर जरा झुक आई। वो अजियत पर उतरा, जवाब का मुंतजर था। मेरा भी दिल चाहता रहा है, मैंने तो नहीं कहा किसी को ये। वो ऐसे आराज से बिल्कुल राजी ना थी जो ऐसी बातें करता हो। तुम दिल में बातें रखने में अच्छी हो, मैं नहीं हूँ। लाला को और उनके दिल को बहुत बुरी तकलीफ दे बैठा हूँ। खुद से घिन आ रही है। मैं बिल्कुल नाकारा इंसान हूँ, कुछ भी ठीक नहीं होगा लुशे। वो इसे इस तरह तड़पता नहीं देख सकती थी। वो अच्छा नहीं लग रहा था। वो इसे सबसे बचाने वाला खुद भला कैसे बेयारो मददगार हो सकता था? उठकर बैठे, हम बात करते हैं, सब हल होगा, मैं मदद करूंगी अगर मुमकिन हुआ। वो उसके पहलू से उठकर वहीं घास पर बैठी तो आराज को भी उसका हाथ थामे उठना पड़ा। दोनों पर अब भी बरसती बारिश की शिद्दत वैसी ही उतर रही थी, लेकिन अब रोशनी होने लगी थी।
बादलों का स्याहपन मध्यम पड़ रहा था। क्या हुआ है, मुझे तफसीलन बताएं। वो एक दूसरे के सामने टांगे जोड़े आलती पालती जमा कर बैठे थे जब आलूश ने उसके दोनों मजबूत हाथ अपने ठंडे नाजुक हाथों में भरते पूछा। आरास ने उसके भीगे ठंडे और मुलायम हाथों में अपने हाथ दबते देखकर एक स्माइल दी। बारिश की शिद्दत धीरे धीरे अब कम हो रही थी। आरास ने बिना कुछ सोचे सब कुछ उसे बता दिया, और ये उसने आलूश को पूरी तफसील से बताया कि इमरान कब से इस लड़की की मोहब्बत में है। वो उसकी तमाम दी तफसील सुनने के बाद नम आंखों से मुस्कुराई। बारिश अब बस नन्ही फवार में बदल चुकी थी। आपने अपने लाला के लिए इतनी बड़ी आसानी की है कि इसका अंदाजा आपको भी नहीं। अभी तकलीफ का असर है, लेकिन इस दर्द के बादल छटने दें। वो आपसे मुंह फेरने की माफी मांगेंगे। आपके लाला आपसे दूर नहीं होंगे, मैं दुआ करूंगी। उसकी ये बात सुने गहरा शुक्र बरा सांस भर गया। बारिश अब किनमिन में बदली हुई थी, लेकिन वो दोनों मुकम्मल भीगे ठठर रहे थे, क्योंकि ये वादिये सोन सकेसर की यखबस्ता हवाओं से लदी बारिश हड्डियों के अंदर तक सर्दी भर देती थी। तुम इतनी प्यारी बातें करोगी तो मैं बहक जाऊंगा लुर्शे, फिर तुम्हें गंदा लगूंगा, जो मैं अब नहीं लगना चाहता। वो फौरी घबराकर उसके हाथ आजाद करती सीधी हुई। ठीक है, तो आपके लाला पहले तो आपको 2 जूते लगाएंगे, कुछ मुक्के, 10-15 झिड़कियां देंगे, 20-30 खरी खरी सुनाएंगे, 2-3 क्या पता हल्की हल्की चपेड़ें भी लगा दें। वो ये सब चिढ़कर कहती, पटर पटर कहती, इस आदमी का ईमान बिल्कुल खराब करके। वो ऐसे इस पर झपटा कि वो जो बैठी थी पीछे को गिरने लगी जब आरास इस पर बरवक्त हावी होता, उसके सर तले अपने हाथ रखता। उसका सर जमीन से पटकने से बचाने के चक्कर में इस पर लगभग जा गिरा, लेकिन इस वक्त लूशे पर उसका वजन न था, लेकिन वो लगभग उसके ऊपर ही हावी था, क्योंकि इसके दोनों जुड़े हाथ जमीन से लगे थे जिन पर लूशे का सर था। क्या करते हैं आप आरास, चुभ रही है जमीन मुझे। उसके देखने में हलल लाए मासूम सा मिनमिनाई तो आरास ने खुद को देखा। वो लगभग जमीन पर ही था, बस जरा बेंड होकर उसे बचाने के चक्कर में इस पर झुका था। तुम भी दूर दूर चुभ रही हो, कल वाली किस पूरी करना चाहता हूँ। उसे होश में आती पूरी कुव्वत के संग खुद पर से धकेलती घास वाली जमीन पर गिराए उठ बैठी। पूरी कर ली थी कल ही, और मैं कह चुकी हूँ अब आपको ऐसी वैसी कोई इजाजत नहीं दूंगी। वो उठने लगी जब आरास ने उसकी बाजू पकड़े खुद पर गिराया। वो कराहती हुई इस पर जात दोहरी होते झुकी। उसके भीगे खुले बाल और इनसे निचड़ती बूंदें आरास का दिमाग खराब कर रही थी। इस लड़की के होंठों गालों पर बारिश की मोहनी सी बूंदें लजीज मोतियों की मानित थी। उसकी गर्दन की नमी आरास में जैसे फितना भर रही थी। ये क्या बेहुदा हरकतें कर रहे हो तुम दोनों, शर्म गैरत मर गई है क्या। अभी आरास जो सोच रहा था इस पर अमल करना ही चाहा, जब गरजदार आवाज ने इन दोनों की समात लगभग चीर डाली। वो जल्दी से आरास पर से उठी तो दोनों की नजर बैक वक्त पोर्च के किनारे खड़े होकर इन दोनों को हकारत से देखते याकूब तोरज़े पर गई, जो अपने कहे पर अमल करने आ चुके थे। जबकि इन दोनों को इस तरह देखकर उन्हें भी सिर्फ तलमास के कहे पर यकीन आया, वरना ये दोनों इस कदर करीब ऐसे हाल में ना होते। रूशे की तो जैसे टांगे ही सुन हो गई थी, लेकिन आरास ने हिम्मत पकड़ी, उठकर बैठा, फिर खड़ा हुआ, और तभी याकूब तोरज़ई भी मजीद गार्डन की हदूद में दाखिल हुए। वो आलूश को जिन तज़हीक आमेज निगाहों से देख रहे थे, लूशे नहीं सह सकती थी। तभी आरास बाबा और लूशे के दरमियान सीना तान कर आया। आपको इल्म होना चाहिए बाबा साईं कि मैं अब शादीशुदा हूँ। इस तरह नए नवेले ब्याहे बेटे के घर दबे पैर घुसेंगे तो आगे हम दुआ करते तो नजर नहीं आने वाले। आरास की ऐसी बकवास पर याकूब तोरज़ई ने एक ही झटके से आरास की भीगी शर्ट का गिरेबान मुट्ठी में दबोचा। तुम्हारी अकल पर जो पत्थर पड़े हैं उनको मैं ही हटाऊंगा। तुम शायद भूल गए हो आरास तोरज़ई कि तुमने इस लड़की से क्यों शादी की थी। ये ज़रगाम की मौत का सबब थी। तुम्हें शर्म नहीं आई इसके साथ ऐसी कुर्बत इख्तियार करते। लानत हो तुम पर। तुम्हें अपना बेटा कहते शर्म आ रही है। अब तो मुझे यकीन हो गया है कि ज़रगाम की मौत कोई हादसा नहीं, बाकी कत्ल थी, और उसके कातिल तुम दोनों हो। इस लड़की में तो शर्म गैरत नहीं, लेकिन मुझे अंदाजा नहीं था कि तुम भी बेगैरत हो चुके हो। ये लड़की वापस तुरज़े हवेली के तहखाने में जाएगी, और अगर तुमने दोबारा इस तक रसाई की कोशिश की तो अगले दिन तुम्हें ये जेल की सलाहों के पार मिलेगी। आरास ने बाबा साईं के अल्फाज सुनकर उन्हें अफसोस से देखा, और इससे पहले वो आलोश की तरफ बढ़ते बड़े वो डर कर आरास की पुश्त से जा चिपकी। मैं भी देखता हूँ मेरे जीते जी आप मेरी बीवी को कैसे मुझसे दूर लेकर जाते हैं। अगर आपको लगता है ज़रगाम को हमने मिलकर मारा है तो सजा भी बराबर दें। मुझे भी डालें तहखाने में, मार दें हमें भूखा प्यासा रखकर। अब अगर ये इल्ज़ाम आपने लगाया है तो मुझे कबूल है, मैं भी इसके साथ जाऊंगा।
باقی آپ کی مرضی ہے، جس جہنم میں آپ اسے ڈالیں گے میں اس جہنم میں اپنا آپ اس سے پہلے جھونک دوں گا۔ ایک اور گاڑی گھر کے باہر رکی تھی جس سے یعقوب ترزئی کے لوگ نکل کر گھر میں گھسے تھے۔ آراز اب تک اس کی ڈھال بنا تھا، جبکہ یعقوب ترزئی نے جو دیکھا اس کے بعد انہیں یہ سزا واقعی دونوں کو دینی بہتر لگی۔ بہت شوق ہو رہا ہے اس 2 دن کی عاشقی کے پیچھے مرنے کا، تو ٹھیک ہے، میں تمہارا یہ شوق ادھورا نہیں چھوڑوں گا۔ لے کر چلو ان دونوں کو اور ڈال دو تہہ خانے میں۔ یعقوب ترزئی کے دھاڑنے پر آلوش جیسے ہوش میں آئی۔ نہیں، میرے کیے کی سزا انہیں مت دے، مار دے مجھے، لیکن ان کی کوئی سزا نہیں بنتی۔ نہ ہی یہ مجھے نکاح سے پہلے جانتے تھے، میں نے بھی جان بوجھ کر اسے نہیں مارا، لیکن پھر بھی اگر آپ کو لگتا ہے مجھے سزا دینے سے آپ زرگام کو واپس پالیں گے تو میں ہر سزا کے لیے تیار ہوں۔ وہ ہر ڈر ترک کرتی یعقوب ترزئی کے سامنے آ کر تن گئی، جو اس وقت اتنے غصے میں تھے کہ انہوں نے اپنے ہاتھ کو اٹھنے سے بمشکل روکا۔ پاگل مت بنو، تم قاتل نہیں ہو لوشے، اگر تمہیں سزا ملے گی تو مجھے بھی دینی ہوگی ان کو۔ آراز کا دماغ جو خراب تھا اسے یعقوب ترزئی بہت اچھے سے لائن پر لانا جانتے تھے، جبکہ اگلے 1 گھنٹے تک یعقوب ترزئی کے آدمی ان دونوں کو تہہ خانے کے اندر دھکیل کر دروازہ لاک کر کے جا چکے تھے، ان کو کپڑے تک بدلنے نہ دیے۔ دروازہ بند ہوتا دیکھے وہ پاگلوں کی طرح اس پر دستکیں دینے لگی۔ آراز کچھ دیر اسے دیکھتا رہا، پھر اسے اپنی بازوؤں میں بھرے دروازے سے دور کیا۔ یہ کیا کر دیا ہے؟ کیسا پگل پن ہے یہ آراز؟ میرے ساتھ خود بھی یہاں پھنس گئے ہیں، لالا کا کیا ہوگا آپ کے؟ او میرے خدا! اس کے ہاتھ چھٹکتی چیخی تھی، جبکہ آراز کو بھی اب احساس ہوا کہ اس نے کیسا بلنڈر مارا ہے۔ ویسے تو میران کی سرجری شام 6 بجے تھی، لیکن لگ نہیں رہا تھا اب آراز یہاں سے نکل سکتا ہے۔ یہاں پانی تک نہ تھا، صرف کباڑ تھا، ایک چھوٹا سا روشن دان اور ایک صوفہ۔ ہم نکل جائیں گے، تم پرسکون ہو جاؤ۔ بابا سائیں جانتے ہیں مجھے بند جگہ گھٹن دیتی ہیں، وہ زیادہ دیر مجھے بند نہیں رکھیں گے۔ آراز کی بات سنے وہ رو پڑی، اپنے بال ہاتھوں میں دبا کر غصے صوفے پر بیٹھی تو آراز بھی اس کے ساتھ بیٹھا۔ وہ شدید برا رو رہی تھی۔ ہاتھ مت لگائیں، آپ کے اس ہاتھ لگانے پر ہی انہوں نے مجھے بے شرم اور بے غیرت جیسی گندی گالی دی ہے۔ مت چھوئے مجھے آراز۔ اس کے چیخ کر رونے پر بیچ میں فاصلہ بنا گیا۔ اسے احساس تھا کہ وہ برے سے بدترین کرتا جا رہا ہے، پر سب کچھ خود بخود ہی ہو رہا تھا۔ تم نہ بے شرم ہو نہ بے غیرت، وہ ان الفاظ پر پچھتائیں گے۔ مت رو پلیز روشی، میں وعدہ کرتا ہوں ہم آج ہی یہاں سے نکل جائیں گے۔ وہ اسے اس بار بنا چھوئے یقین دلا رہا تھا، لیکن لوشی نے کربناک نگاہوں سے آراز کو دیکھا۔ نہیں، بس آپ جائیں گے یہاں سے آراز، اور جب تک یہ دروازہ نہیں کھلتا مجھ سے دور رہیں، سنا آپ نے؟ وہ غصے اور تکلیف سے کہتی اٹھی اور جا کر نیچے دیوار سے لگ کر گھٹنوں کے گرد بازو لپیٹ کر بیٹھ گئی، جبکہ آراز بھی جان بوجھ کر صوفے سے نیچے لڑکتا زمین پر بیٹھا۔ اگر وہ ٹھنڈے فرش پر تھی تو آراز کو بھی یہی کرنا تھا، تسکین ہی صحیح، جبکہ وہ چہرہ گھٹنوں میں چھپا گئی کیونکہ اس کا دل مرنے کو کر رہا تھا۔ نہ جانے اب وہ دونوں یہاں کب تک رہنے والے تھے۔ مہرما ہاسپٹل پہنچی تو اس کا ویلکم بہت اچھے سے کیا گیا تھا۔ اس کے کیبن کو بھی ساتھی ڈاکٹرز نے بہت اچھے سے سجایا تھا، لیکن ہنستی مسکراتی چنچل سی لڑکی اس سب پر بس ایک پھیکی سی اسمائل ہی دے سکی تھی۔ اس کی زندگی میں کیا کیا ہو گیا ہے اس بارے نہ اس کے دوست جانتے تھے نہ ساتھی ڈاکٹرز، لیکن اس کے اور بہت سے ساتھی دوست بھی اس ہاسپٹل میں جاب حاصل کر چکے تھے۔ وہ بس کسی طرح تنہائی کی متمنی تھی، اور جب فائنلی سب اس کے کیبن سے گئے تب اس نے رضوان شاہ کو کال ملانے سے پہلے اپنے لیے کافی منگوائی تھی۔ آج اس کا ویلکم ڈے تھا، تو سب بس ڈاکٹر سٹاف نے پارٹی لینی تھی، اور کل سے مہرما کی باقاعدہ یہاں ایز اے میڈیکل فزیشین جوائننگ تھی۔ رضوان شاہ اور شاہ فیملی اس وقت ناشتے کی میز کے ارد گرد براجمان تھی، جب رضوان شاہ کا فون بجا جس پر مہرما کا نام دیکھے اس باپ کی آنکھوں میں خوشی کی ایک لہر سی جاگی۔ میرا بچہ، بابا کی جان ٹھیک ہو؟ سب کی توجہ ایک دم رضوان شاہ کی جانب مبذول ہوئی۔ مہرما کے بھائی بھابیاں، چچا چاچی، دوسری والدہ، سب کو ہی مہرما کے بغیر یہ حویلی کاٹ کھانے کو دوڑ رہی تھی۔ جی بابا جان، بہتر ہوں، آج ہاسپٹل آئی ہوں، یہاں کے سٹاف نے ویلکم پارٹی دینی اور لینی تھی، جوائننگ کل سے کروں گی۔ سب کو میرا سلام اور دعا دیں، اور اگر آپ سب کے بیچ ہیں تو ذرا الگ آ جائیں، کچھ اہم بات کرنی ہے۔ رضوان شاہ کے لبوں پر سمٹی مسکراہٹ آہستہ آہستہ اپنے رنگ کھو گئی۔ آپ سب کو سلام دے رہی ہے میری گڑیا، میں ذرا آتا ہوں۔ شاہ فیملی کے تمام افراد جتنا اس سلام دعا پر دل سے مسرور ہوئے، اتنی پریشانی انہیں رضوان شاہ کے ناشتے کی میز سے اٹھ کر جانے میں ہوئی، جبکہ رضوان شاہ کو اندازہ ہو گیا تھا کہ مہرما کیا کہنے والی ہے۔ کہو میرا بچہ۔ رضوان شاہ لاؤنج کی طرف آ کر صوفے پر براجمان ہوتے ہی سنجیدگی سے بولے تو اپنی کافی آنے پر مہرما نے کافی رکھ کر جاتے انکل کا شکریہ ادا کیا۔ ان کے جانے کے بعد وہ کرسی سے ٹیک لگائے بیٹھی۔ دادی سائی نے بتایا کہ آپ کو حقیقت پتہ چلی۔
बाबा जान वो इसमें सच्चा था। उसकी मोहब्बत दिल में रखकर मैं किसी और से शादी करने जा रही थी। मैं ज़रगाम को इस पर माफ़ करती हूँ और दिलो जान से करती हूँ। वो होता तो इससे खुद हिसाब लेती, लेकिन अब वो नहीं है तो उसकी सज़ा किसी और को नहीं दी जा सकती। और वैसे भी इसने जो कट्स लगाए वो अनाड़ियों से भी गए गुजरे थे, सिर्फ ऊपर की स्किन कटी थी। रिजवान शाह उसकी बात पर सख्त गुस्सा हुए, क्योंकि महरमा जिस्म का सारा खून बह जाने की वजह से मौत के मुंह में जा चुकी थी। एक बाप भला कैसे भूलता ये सब? तुम बहुत क्रिटिकल हालत में थी महरमा, कैसे बहला रही हो मेरी जान? किसे बहला रही हो मेरी जान? मेरे अंदर आग लगी है। अगर इतनी ही उसे तुम्हारी परवाह थी तो अपने आप को तुम्हारे काबिल बनाता, इलाके के गुंडे को थमा देता। क्या मैं अपनी बेटी? होश में आओ महरमा, इन लोगों ने सिर्फ हमारी खुशियां आज तक छीनी ही हैं। सरगाम जिंदा होता तो मैं खुद इसे इस पर सजा देता, लेकिन बताओ मेरे दिल की आग कैसे ठंडी होगी? पहले मरियम छीन ली, वो भी इसी जरगाम की वजह से अजियत में चली गई। अब इसी जरगाम ने मेरी बेटी के साथ ये सब किया। मैं जब तक इंतकाम न लूं सुकून नहीं पाऊंगा। रिजवान शाह का सीना इस वक्त दर्द से अटा था। वो जानती थी, लेकिन दादी साई ने इससे पहली बार कुछ मांगा था। अमन की ख्वाहिश की थी कि वो अपने ही बच्चों के बीच जंग नहीं देख सकती थी। अब उनकी बूढ़ी हड्डियों में सकत ना थी। जरगाम के किए की सजा आप किसी और को क्यों देना चाहते हैं? मत करें बाबा। क्या बहन के बाद माँ भी खोना चाहते हैं? दादी साईं को मेरा गम जो लगा वही काफी है। उन्हें इस उम्र में और तकलीफ ना पहुंचाए। मैं जरगाम की फैमिली को भी तकलीफ में मुब्तला नहीं देख सकती। वो सब इससे प्यार करते हैं, तभी तो हर कोई उसकी मौत पर अंदर ही अंदर बिखरा जरूर है। मैं जानती हूँ उसकी कमी उसके इर्द गिर्द आबाद हर बेहिस को झंझोड़ रही है। जब मुझ जैसी संगदिल का दिल फट गया तो बाकी जालिम भी तड़पे होंगे। हम सब किसी न किसी तकलीफ से लड़ रहे हैं बाबा। एक दूसरे की ढारस नहीं बन सकते तो मजीद अजियत भी नहीं बनना चाहिए ना। मैं आपसे इल्तिजा करती हूँ बाबा, मैं यही दुख कबूल कर लूँ बहुत है, और इंतशार और तकलीफ नहीं सह सकती। महरमा की आवाज़ भीगी, उसके आंसुओं ने रिजवान शाह का इंतकाम सुला ज़रूर दिया, लेकिन ये किसी दिन अपनी पूरी आबोताब से ज़रूर बाहर आने वाला था। आराज से हिसाब बनता है सबका, वो क्यों तुम्हारी हिफाजत ना कर सका? मुझे इतना मजबूर मत करो, ठीक है, और किसी को तकलीफ नहीं दूंगा, लेकिन आराज भुगतेगा। महरमा ने कर्ब से सांस ली, जैसे बहुत बेबस हो गई हो। उसने इलाके की नज़रों में जरगाम की कातिल मशहूर हुई लड़की से निकाह कर लिया। यही तकलीफ काफ़ी है उसकी, उसे भी मत छेड़ें प्लीज़। महरमा ने एक बार फिर दरख्वास्त की, लेकिन रिजवान शाह इतना भी शरीफ नहीं था कि बिल्कुल ही चुप बैठता। तुम बेफिक्र रहो, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा जो अबशाह खानदान की हार या नुकसान बने। अपना ख्याल रखो और इस मनहूस जरगाम की मोहब्बत से बाहर निकलो। तुम्हारे लिए बहुत बड़े बड़े बेहतरीन खानदानों के मर्द शादी में दिलचस्पी रखते हैं। मेरी बेटी है ही ऐसी जिसे हर बावकार मर्द अपनी बीवी बनाना चाहेगा। वो बाबा की बात पर मुस्कुराई। उसकी मुस्कुराहट में एक दर्द और कर्ब पिन्हा था। वो कहना चाहती थी अब इस मोहब्बत से निकलकर उसके लिए दूसरा सांस भरना भी दोबर है। अब वो जितना जिएगी जरगाम की औरत बनकर ही जिएगी, फिर चाहे उसे अपना बनाने की चाह किसी सल्तनत का बादशाह ही क्यों ना करे। उसके लिए तो उसका सुल्तान मर चुका था, उसका तख्त उलट चुका था। अब वो कहाँ की मलिका? अब वो एक फकीरनी थी जिसके पास इस शख्स से जुड़ी यादाश्त में बस एक बद्दुआ बच गई थी। कॉल बंद हुई, महरमा की कॉफी भी बर्फ हो गई, लेकिन बरसती बारिश ने बरहम बरम रखा कि वो टेरेस पर चली गई। इसके बीच खड़ी अपने आंसू छुपाने की आसानी पाकर उसके अंदर वो मरा शख्स एक बार फिर जी उठा, क्योंकि इन बारिश के ठंडे कतरों में उसकी खुशबू बसी थी। जानती थी इस शख्स के जिंदा होने का यकीन बस रात तक है, लेकिन कम से कम वो रात तक जीने वाले लोगों से तो लगती। और फिर दूसरी तरफ वो घर जाने के बजाय इस कहरनाक बरसती बारिश में सीधा कब्रिस्तान पहुंची। जलाल अहमद नाम की कब्र थी जो मशकात की मंजिल बनी। वो इस कब्र के सिरहाने गीली मट्टी वाली जगह ही ढह जाते बैठी। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। उसकी चादर ढीली हो गई थी, दुपट्टा बालों से चिपका हुआ था। आंखों में लगाया काजल पानी के साथ बहकर उसके चेहरे पर उतर रहा था, और इस पूरी दुनिया में उसे अपने अंदर का दुख बताने को बस बाबा ही मिले। मुझे पता है मेरे साथ आपने जो खलील नामी नाइंसाफी की, उसने आपकी जान ली बाबा, और आज आपकी रूह भी उसी दर्द में होगी जिस दर्द में आपकी मिशकात है बाबा। मैं अम्मी के सामने नहीं रो सकी, न मनाफ मुझे रोता देख पाता है, न वो देख सकते हैं, लेकिन मुझे बहुत रोना था कि क्या हो गया है मेरी जिंदगी के साथ बाबा। क्या इतनी बुरी बेटी और बीवी थी मैं कि बाबा की जान ले ली और शौहर ने ऐसे निजात हासिल की जैसे मैं कोई घिनौनी चीज हूँ।
मैंने तो हलील के साथ रहते हुए कभी किसी और मर्द को आंख उठाकर भी नहीं देखा था बाबा। वो कैसे मुझ पर ये बहतान लगा सकते हैं? क्या बहुत गंदी बेटी हूँ? क्या मेरी वजह से सब ऐसे ही मर जाएंगे बाबा? मैं तो आपकी अच्छी मिशकात थी, फिर मुझे ऐसा क्यों कहा गया? और वो मेरान, क्या वो मुझे कभी जवाब देंगे? मैंने जो समझा क्या वो सच है, या जो उनकी आंखों में बेबसी और तकलीफ थी वो सच थी? वो बाबा की कब्र पर बैठी अपने सारे दुख रोकर सारे सवाल भी उन्हीं से कर रही थी। लेकिन कब्रें भी भला कभी बोली हैं? हाँ, ये हुआ कि इस जगह आकर इस लड़की का दिल हल्का हुआ। हलील के नाम तक से इतनी नफरत महसूस हो रही थी कि वो ये तक जानना नहीं चाहती थी कि वो शख्स जिंदा है या मर गया। जबकि हलील सिकंदर इस वक्त मेरान के दोस्त इंस्पेक्टर शहबाज की कस्टडी में था। फिलहाल उसे तिबी इमदाद दी जा रही थी, क्योंकि जो एसिड अटैक का जुर्म इसने किया था, मेरान चाहता था कि कानून उसे उसकी पूरी सजा दे, ताकि इससे लोग इबरत पा सकें। आजकल कितनी ही लड़कियों पर यूं तेजाब गिरा दिया जाता है, और पुलिस मुकाबले में इस मुजरिम को मार कर इसे आसान सजा दे दी जाती है। केस क्लोज। लेकिन इसी वजह से ऐसे वाकयात कम होने के बजाय बढ़ते हैं। भले ये अटैक लगभग नाकाम हो गया हो, लेकिन फिर भी इसकी एक सजा थी, और यकीनन सजाएं लागू होनी चाहिए, ताकि चाहिए चाहिए ऐसों पर, ताकि लोग इबरत पकड़ें और हमारी माँओं, बहनों और बेटियों की जिंदगी जीते जी मौत न बने। इंस्पेक्टर शहबाज ने अभी तक आलूश के खिलाफ एफआईआर भी इसीलिए नहीं काटी थी क्योंकि मेरान इसमें शामिल था। लेकिन याकूब तोरज़ई के ताल्लुकात इंस्पेक्टर शहबाज के अफसरों तक थे, जिसकी वजह से मेरान के लिए ज्यादा देर आलूश के खिलाफ एफआईआर कटने ना देना मुश्किल था। लेकिन हलील सिकंदर के केस में शहबाज पर किसी किस्म का प्रेशर ना था। जबकि सुबह से दोपहर तक जरगाम अपनी नई लुक के साथ नुमाइश के काम में ही मसरूफ रहा, और खुशकिस्मती से पीएनसीए के नुमाइंदे ने आज ही ना सिर्फ नुमाइश की मंजूरी दे दी, बल्कि 4 दिन बाद का वक्त भी मिल गया, वरना यहाँ नुमाइशों के लिए कई कई हफ्ते क्या महीनों तक इंतजार के दिल खराब करते अमल से गुजरना पड़ता था। लेकिन वहाँ का शेड्यूल ही कुछ इस तरह से तय था कि ज्वेलरी से जुड़ी नुमाइश के लिए उनके टाइम टेबल में 4 दिन बाद का वक्त बआसानी मिल गया। उसके बाद अब इसने जिन लोगों के साथ इस नुमाइश के लिए कोलैबोरेशन की थी, उनके साथ बाकी मामलात भी रात तक मुकम्मल करने थे। लेकिन सबसे पहले इस नुमाइश के लिए टिकट्स बुक करवाने को एक ऐड फौरी जनरेट करके इन चारों लोगों के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू प्रमोट किया गया, जिससे इन 4 दिनों में नुमाइश के लिए बुकिंग होनी थी। जबकि महरमा का पहला दिन किसी ड्यूटी से ज्यादा एक नई दुनिया से शनासाई का दिन था। महरमा ने सुबह इंतजामिया के साथ मुख्तसर मीटिंग में शिरकत की, फिर मुख्तलिफ वार्ड्स, इमरजेंसी, आईसीयू, लेबॉर्ट्री और ओपीडी का तफसीली विजिट किया। इसने सीनियर डॉक्टरों, नर्सेज और मावन अमले से तारुफ किया, मरीजों की सहूलत के लिए बनाए गए मुख्तलिफ शोबों का जायजा लिया और अपने मुस्तकबिल के वर्क स्पेस को करीब से देखा। दोपहर में इसने अपने नए साथियों के आगाज में एक मुख्तसर सी वेलकम पार्टी भी रखी, जहाँ हल्की फुल्की गुफ्तगू और कहकहों के दरमियान सबने उसे खुशामदीद कहा। दिन के अख्ताम पर महरमा ने अगले रोज शुरू होने वाली जिम्मेदारियों के बारे में ब्रीफिंग ली और अपने पहले बाकायदा ड्यूटी डे के लिए जहनी तौर पर खुद को तैयार किया। चूंकि अभी वो खुद फिजिकली अपसेट थी, दिमागी तौर पर इतने बड़े हादसे से गुजरी थी, तो इसने आज का दिन 3 बजे तक खत्म कर दिया। वो रिसेप्शन एरिया आकर रुकी ताकि अपने जाने का बता सके। उसके साथ उसकी दोस्त सारा थी, जो उसकी यूनिवर्सिटी में भी दोस्त ही थी, और अब वो दोनों यहाँ जॉब भी साथ करने वाली थी। वो पहले से वहीं खड़ी थी। जल्दी जा रही हैं? हम सब ने तो रात एक और पार्टी का प्लान किया था। दिन वाली तो सोबर थी, वो जरा शौक थी। डॉक्टर सारा उसके इतनी जल्दी ऑफ होने पर उदास थी। मेहरमा ने रस्मी सा मुस्कुराया उसे देखा। मैं ज़रूर ज्वाइन करती, लेकिन कल ही वापस आई थी, तो अभी तक सफ़र की थकन नहीं उतर सकी। कल से ड्यूटी शुरू हो जाएगी तो जाकर नींद लूँगी, आप लोग इंजॉय करना। मेहरमा ने रसानियत से अपनी तबीयत को थकन बताया, जबकि वो मुकम्मल स्लीव्स पहन कर आई भी इसीलिए थी ताकि उसकी कलाइयों पर बंधी पट्टियाँ छुप जाएं। कुछ सिंपल से वुडन ब्रेसलेट भी इसने पहने थे, जिनसे उसकी कलाइयों की पट्टी कवर थी। चले, जैसा आपको बेहतर लगे। सारा नरमी से मुस्कुरा दी। इससे पहले मेहरमा रिसेप्शन पर इतला दिए जाती, सारा की आवाज़ पर रुकी। आपने इस जेवरात की नुमाइश का सुना डॉक्टर मेहर? आपके नाम पर है। साथ ही डॉक्टर की जानिब से किसी नुमाइश के बारे सुनकर वो हरगिज मुतवज्जा ना होती अगर इस नुमाइश का नाम उसकी समाज से सीधा दिल में ना गड़ा होता। मेरे नाम पर? मेहरबान ने इससे उसका मोबाइल लिया, जहां इस्लामाबाद पीएनसीए में 4 दिन बाद होने वाली धातुओं और पत्थरों के बने जेवरात की नुमाइश का ऐड था। मेहरमा ने वहीं खड़े खड़े जब इस नुमाइश को करवाने वाले का नाम देखा तो वो ज़रात नाम का कोई आदमी था, और मेहरमा ने जब इस नाम को सर्च किया तो ज़रात द वन
who gives life to metal and stone आया था। इसी लम्हे महरमा को जैसे जरगाम के रेस्ट हाउस का कमरा याद आया। वो कल पहली बार ही तो उसके घर और कमरे में गई थी। मुनव्वर और सजाद के अलावा कोई नहीं जानता था कि जरगाम को प्रोफेशन क्या है, ना आज तक इसने अपने शौक के बारे किसी को बताया था। महरमा की निगाहें हिला में गुम हुई तो बेहतियार जरगाम का कमरा याद आ गया। तब तो वो उसकी खुशबू में खो गई, लेकिन अब याद करने पर उसे वो कमरा अपने असल रंगों समेत नजर आया। वो अजीब सा कमरा था, किसी आम इंसान के बेडरूम से ज्यादा एक फनकार की दुनिया लगता था। उसे याद आया दीवार के साथ स्याह पत्थर से तराशा गया एक ऊंचा मुजस्मा रखा था, जबकि लकड़ी और धात के इम्तजाज से बनी शेल्फों पर रंग बिरंगे कीमती और नीम कीमती पत्थर सजे हुए थे। एक कोने में हाम चांदी, तांबे और पित्तल के टुकड़े शीशे के जाज में महफूज थे। मेज पर बारीक औजार, धात तराशने की फाइलें, छोटे हथौड़े और नक्शो निगार बनाने वाली कलमें पड़ी थी, जिन्हें किसी शो पीस की तरह रखा गया था। दीवार पर धात से बनी एक उकाब के फैले परों वाली 8 पीस आवेजा थी, जबकि खिड़की के इस करीब संगे मरमर से तराशा गया एक छोटा सा आबशार नमा शो पीस भी था। वो कमरा दरअसल जरगाम के जहन का अक्स था, खाम पत्थरों, ठंडी धातों और बेशुमार अधूरे ख्वाबों से भरा हुआ, मगर अपनी पुरस्रार खूबसूरती में मुकम्मल। वो मुस्कुरा दी। उसके कमरे को मैंने देखा है, वो भी पत्थरों और धातों का शौकीन है। ये तुम ही हो जरगा, ये तुम ही हो, मेरा दिल कह रहा है। वो साथी डॉक्टर से एक अपना टिकट बुक करवाने के साथ उसका फ़ोन उसे वापस दे गई। सारा खुद भी इन चीज़ों में दिलचस्पी रखती थी, तभी उसने महरमा के लिए भी एक सीट बुक करवा ली। वो जब हॉस्पिटल से निकली तो उसकी आंखों में एक बार फिर जरगाम के जिंदा होने का यकीन जगमगा रहा था। तुम अगर बाकी जिंदा हुए जरगाम, क्या बर्दाश्त कर सकूंगी? वादा करती हूँ अगर अल्लाह ने तुम्हें दोबारा मेरे सुपुर्द किया तो मैं तुमसे तुम्हारे जैसी मोहब्बत करूंगी। वो अपने आप को उम्मीद दिलाकर अहद भी कर बैठी थी। ड्राइवर उसे लेने आ चुका था। वो जिस तरह मुस्कुराती और खुशी के संग गाड़ी में सवार हुई, ड्राइवर भी हैरान हुआ कि कल तक सिसकियां भरती लड़की आज मुस्कुरा कैसे रही है। इसे कौन बताता, ये तो मोहब्बत की कहानी है, इस कोड़ मगज को कहाँ समझ आएगी। वो बारिश के मध्यम गिरते कतरों की ठंडक घर पहुंचने तक अपने चेहरे पर महसूस करती रही। इसने गाड़ी का शीशा थोड़ा हटा दिया था। हबीबा शाह तो पूरा दिन उसकी फिक्र और परेशानी में रही। घर की मुलाजमीन से सफाइयाँ करवाने के बाद उन्होंने रात के लिए महरमा की पसंद के खाने की तैयारी भी करवा रखी थी। अपनी बहुओं से भी कुछ देर बातचीत की थी। सबकी इनसे बहुत उम्मीदें जुड़ी थी कि वो शाह हवेली की इस मेहर नामी रौनक को बेमौत मरने से बचा लेंगी। वो महरमा का ही इंतजार कर रही थी, लेकिन जब उसे आता और मुतमईन सा मुस्कुराते देखा तो हबीबा शाह पहले डरी कि वो पागल ना हो गई हो। फिर जब वो अपना बैग और फ़ोन टेबल पर रखे दादी जान के पास आकर बैठे मुस्कुराती मुस्कुराती रोई तो हबीबा ने उसका हाथ पकड़कर चूमा। वो अपनी पोती के आंसुओं पर कट कर रह जाती थी। इस जॉब के लिए मैं बहुत पुरजोश थी, कितना सारा फन करने का सोचा था, लेकिन सब फीका लगा। इवन मैं तो सच्चा मुस्कुरा तक ना सकी पूरा दिन दादी जान। एक फांस सी महसूस होती रही यहाँ हल्क में। लेकिन फिर मुझे लगा वो नहीं मर सकता दादी साईं, ऐसे कैसे मर सकता है। नहीं, मुझे तो हर तरफ उसी का गुमान होता रहा कि अभी कहीं से आकर रोब जमा कर कहेगा, खबरदार महरमा किसी आदमी से बात की, किसी आदमी मरीज का मुआयना किया, किसी गैर की नजरों में भी आई। वो कभी रोती कभी मुस्कुरा देती। उसका हर दुख सुनने को उसकी दादी पास जो थी। ओ दादी जान, उसके बिना मेरी जिंदगी कुछ भी नहीं है। वैसे तो वो बचपन से लड़ाकू था, लेकिन जब बाकी कज़न यानी आरेज या आरास या इवन मेरे अपने बहन भाई मुझसे ज्यादती करते या भोली समझकर डांट देते, मुझसे लड़ते, तो वो इनको बहुत बुरा झाड़ता था। मुझे उसकी वो डांट याद आती रही। वो मुझसे तभी मोहब्बत कर बैठा था जब पहली बार उसने मुझे तोरज़े हवेली में आपके साथ देखा था। भले आप सब बड़ों की जरगाम की इस हवेली आने के बाद बस लड़ाइयाँ होती थी, पर हम बच्चे तो छोटे थे। फिर दूसरी बार मैंने उसे मरियम फुप्पो की मौत पर देखा था। सब दुखी थे, लेकिन वो सहमा हुआ था, क्योंकि सब उसे मरियम फुप्पो की मौत का कसूरवार ठहरा रहे थे। कसूर तो याकूब तुरज़ई का था, जो उसे लाए, उसकी जगह तक क्लियर ना कर सके। अरे ऐसा भी क्या राज था कि उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी, अपनी बीवी को अजियत दिए मार दिया। अब जानती है उस लम्हा मैंने इस 10 साल की उम्र में क्या महसूस किया था, कि मुझे यहाँ रोते किसी फर्द की तकलीफ इतनी सच्ची नहीं लग रही जितने उस सहमे लड़की की। हमें तो एक दूसरे से प्यार उसी लम्हे हो गया था, लेकिन उसने खुद को बुरा बनाने की राह चुनी और मुझे भी खुद से दूर करता चला गया।
मुझे उसके लिए 17 साल पहले जो तर्स महसूस हुआ था, जिसे मोहब्बत बना था, वो बेरहमी में बदलता गया। मैंने आज बस हमारा बचपन याद किया कि कैसे वो नाहक इल्ज़ाम सह सह कर मेरे सामने खुद को बुरे से घटिया घटिया से नाकाबिले नफरत, नाकाबिले बर्दाश्त और काबिले नफरत बनाता चला गया, काबिले नफरत बनाता ही चला गया। मेहरमा ने हिचकी से भरी जैसे उसका दिल कौन छुरी तले हो। मैं इस पर उसके जीते जी क्यों रहम नहीं खा सकी दादी साईं। मैंने ये एहसास पाने को कि मुझे उससे शदीद मोहब्बत है, उसके मरने का इंतज़ार क्यों किया। कि पूरी दुनिया उसके बगैर बेरंग है, बद जायका है। मैं हर रोज़ खुद को झूठी तसल्लियाँ देकर जी तो लूँगी, पर मुझे अपनी ली जाती हर सांस पर दुख होगा। उसका कोई नहीं था, कम अज़ कम मैं तो बन जाती उसकी। ये पछतावा मुझे उसके दुख से निकलना दूर ज़रा परे से रखने भी नहीं देगा। वो गया है तो इस मगरूर अकड़ी गर्दन वाली मेहरमा समझी है कि ये गुरूर तो उसी की मोहब्बत का था। अब देखे मेरी तरफ, वो शदीद बुरी तरह रोए जा रही थी। इस दादी का बस चलता तो उसके आंसू खत्म कर देती, लेकिन इन हिसारों पर सब्र भी मर कर ही आता है। अल्लाह तुम्हें सब्र दे मेरे बच्चे, मत रो मेरी जान। उन्होंने थक हार कर मेहरमा को अपने सीने भेज लिया। उनके पास और कुछ था जो नहीं। दुआ करें अब जो उम्मीद जागी है वो ना टूटे। मुझे आते हुए उसकी कब्र पर जाना चाहिए था, मैं क्यों नहीं गई। मुझे उसका भी पछतावा है। शायद मेरा अंदर ये मान ही नहीं रहा कि वो मर गया है, तभी मुझे उसकी कब्र पर जाने का ख्याल नहीं आया। ऐसा ही है ना दादी जान, मैं उसकी कातिल कहलाई जाती लड़की के लिए भी इतनी पुरसकून कैसे हूँ, क्योंकि मेरा दिमाग ये मानने को तैयार ही नहीं कि वो मरा है। मेरे यकीन सच्चे हैं ना दादी जान। मेहरमा ने सर उठाकर भीगे टूटे लहजे में हबीबा शाह को देखा, जो रोते रोते मुस्कुराई। दिल तो नहीं चाहता इनके सच्चे होने की दुआ करूं, लेकिन तुम्हारे लिए ये भी कर देती हूँ। सच पूछो तो मैंने भी कहीं ना कहीं जरगाम को ही मरियम का कातिल मान रखा था, लेकिन वो मेरी पागल बेटी तो अपनी ही मनफी सोचों की गिरदाब में फंसी जान हार गई। और तभी मैंने रिजवान को भी यही कहा था कि अमन के लिए मेहरमा का रिश्ता आराज से होना चाहिए, जरगाम से नहीं। कसूर तो मेरा भी है बच्चे, इसी वजह से तो तुम जरगाम से नफरत का इजहार करती रही, क्योंकि तुम हमारे खिलाफ नहीं जाना चाहती थी मेरी फर्मा बरदार बच्ची। क्या करें, अपनी गलतियों को कैसे सुधारें, अब देर हो चुकी है। सुकून में आ जाओ वरना मेरा दिल फट जाएगा। उम्मीद जागी है तो अल्लाह से मांगो कि इस उम्मीद की सलामती अता करे तुम्हें। वो दादी जान की तरफ आज से तकने लगी। बिल्कुल यही तो सच था। कसम दी थी उसे शाह हवेली के मकीनों ने कि वो जरगाम के लिए अपने दिल में बचपन से दबे जज्बात मार दे, पर न किसी और प्यारे की जान जाएगी। वो तो सहमी हुई थी और जरगाम को लगा वो इसे नाजायज होने की सजा देती है। अरे मोहब्बत कब देखती है हस्ब नस्ब। हाँ, मेहरमा को अपने दिल के अंदर दबे जज्बात दफन करना बेहतर लगा। वो सबकी लाडली थी, सबके प्यार को चौक में कैसे रख देती। ये कहकर जिस बच्चे की वजह से शाह हवेली वालों ने अपनी बड़ी लाडली खो दी, वही छोटी लाडली का सब है। कुछ खाया तुमने? इस वक्त ये दर्द भरी बातें मजीद वो दोनों नहीं सह सकती थी, तभी समेट दी। मेहरमा ने रोते हुए नफी की। इसने एक कप कॉफी और एक बाइट केक के सिवा कुछ भी हल्क में ना उतारा था। उम्मीद का जिंदा रहना तुम्हारी जिंदगी के संग जुड़ा है। उससे मोहब्बत करनी है तुम्हें बगैर सिले वाली, तो अपना ख्याल रखो। जाओ ताज़ा दम हो जाओ, कपड़े बदलो, फिर हम खाना खाते हैं। वो दादी जान को बहुत रुला चुकी थी, तभी मजीद रुलाना ना चाहते उनकी बात मान गई। उठकर अपना बैग और फ़ोन लिए कमरे में चली गई और हबीबा शाह के चेहरे पर शिकस्त खुर्दगी उतरती चली गई। कमरे में पहुंचकर मेहरमा ने अपना बैग और फ़ोन मेज़ पर रखा और अपने बिस्तर के दाएं तरफ जरगाम की पड़ी शॉल देखते वो यूं उसकी तरफ बढ़ी जैसे कोई बिछड़ी रूह लपकती है। इसने वो शॉल अपनी गोद में लेते बैठते ही अपने चेहरे के पास करते इसे सूंघा, और वो शॉल जरगाम की इस्तेमाल शुदा भी थी, यानी इसने उसे बारहा ओढ़ा लेकिन धुलवाए बिना रख दिया। तभी इसके कपड़े की तहों तक जरगाम की खुशबू बसी थी, उसके कलोन की, उसके जिस्म की। काश शॉल की तरह कभी तुम भी मेरे यूं पास होते ज़रगाम। मैं वो सब कह देती जो हमेशा अपने दिल में दफन करती रही। मैं तुम्हें बहुत याद कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा। अल्लाह उसे मेरे लिए दोबारा जिंदा कर देना। मुझे माफ़ी मांगनी है उससे, रो रो कर गिड़गिड़ा कर माफ़ी मांगनी है। कैसे गुजारूं ये लम्हे कि तुम्हारी मौत के एहसास में डूबे शब रोज़। नहीं हो रहा मुझसे, मैं ये चंद दिन भी नहीं सह सकती। खत्म हो रही हूँ अंदर से। कोई अपनी मोहब्बत को ऐसे आजमाइश में तन्हा छोड़ता है क्या?
وہ اس کی شال سینے سے جڑے وہیں بستر پر دوہری ہو کر لیٹ گئی۔ بس اتنی ہی دنیا داری اس سے ہو سکی تھی۔ اب بس اسے یہ شال چاہیے تھی اور ایک تاریخ جو اسے باخدا اور کچھ نہیں چاہیے تھا۔ جبکہ وہ خود بقیہ کام اپنے ہائر لوگوں کے سپرد کے 4 تک اپنی گیلری لوٹ آیا تھا۔ اس نے یہاں آ کر شراب کو ہاتھ نہیں لگایا تھا۔ آج مدت بعد مسجد گیا تھا۔ ابھی شراب کی بہت طلب بھی تھی، پر وہ خود پر جبر کرنے کا فیصلہ لے رہا تھا۔ اب اسے خود کو مزید برباد کرنے کی ویسے بھی ضرورت نہیں تھی۔ وہ اپنی گیلری سے اٹیچ گھر آیا، بستر پر لیٹا تاکہ تھوڑا ہڈیاں اور نشے کا عادی جسم آرام پا سکے، لیکن آرام اسے کہاں میسر تھا۔ میں نے مہر نام کیوں رکھ دیا؟ کیا ضرورت تھی مجھے؟ ابھی بدلواتا ہوں۔ سرگام نے اپنا فون نکال کر انہیں آدمیوں میں سے ایک کو کال کیا۔ جب اس کلیکشن نام کو بدلنے کا کہا تو انہوں نے مایوسی بھرا جواب دیا، کیونکہ مہر نام اپروو ہو چکا تھا۔ سرگام کو خود پر شدید دکھ ہوا۔ اس نے اسی وقت سجاد کو کال ملائی، جو اٹھا بھی لی گئی۔ مجھے بتا سجاد، وہ کہاں جا رہی تھی؟ ایسا کیوں لگ رہا ہے وہ میرے حلق پر بیٹھی ہوئی ہے؟ سجاد کو اس کی آواز میں شدید بے بسی ملی۔ وہ اپنی جاب شروع کر چکی ہیں آج۔ سجاد نے تو یہ بتا کر اس شخص کا دل ہی توڑ دیا۔ کیا مطلب وہ اتنی جلدی سنبھل گئی؟ سجاد، واہ، اسے اتنا ہی جلدی سنبھلنا چاہیے تھا۔ اچھا کیا بتا کر سجاد، خدا تیرا بھلا کرے۔ وہ چند دن بھی میرا ماتم نہ منا سکی۔ وہ جو سسکیاں بھر بھر کر روئی، میرے کمرے میں آ کر آنسو بہا کر گئی، وہ سب میرے دکھ سے کنارہ تھا۔ سجاد کو وہ بالکل بکھرا ہوا لگا، جس کی ساری امیدیں کرچی ہو گئی ہوں۔ وہ زندہ رہیں تبھی گئی ہیں وہاں۔ ماتم منانے کے لیے بھی تو ان کو سانسوں کی ضرورت ہوگی سائیں۔ کچھ بھی ہو جائے، وہ آپ کی رگوں میں اتری ہوئی عورت ہے۔ آپ خود کو زبردستی کر کر کے مار بھی ڈالیں تو ان سے نفرت نہیں کر سکیں گے۔ وہ سجاد کی ایسی بکواس سنے کال کاٹ گیا۔ فون میٹرس پر پھینکے واپس سر کے بال ہاتھوں میں نوچ کر گرا۔ اس کی آنکھوں سے جو آنسو بہ رہے تھے، جن پر وہ ہاتھ رکھے ہوئے تھا، وہ مہرماں کے نام کے تھے، لیکن اپنے آنسو ہاتھوں سے رگڑتے وہ مسکرایا تھا۔ اسے تکلیف بھی تسکین دینے لگی تھی۔ کوئی تھا ہی نہیں تجھ پر کبھی نثار و فرفتہ جاں، اے دل نادان، اے میرے گوشہ معصوم سمجھ۔ بہت پر کہکہا لگائے ہنسا تھا۔ یہی تھا جو وہ کر سکتا تھا، یہی تھی اس کی میراث۔ ٹنٹنا، گرم سانسوں والی ایپیسوڈ مبارک ہو۔ اب آپ کو ٹھنڈی سانس ملے گی منڈے کو، تو 2 چھٹیاں ہیں، مزے سے انجوائے کر کے گزارے۔ میں بھی آپ کو ملتی ہوں فریش ہو کر، کیونکہ 5 لگاتار بیک ٹو بیک لمبی ایپیسوڈ دے کر میں بھی اب تھک چکی ہوں۔ 2 دن کروں گی میں ریسٹ۔ ملتے ہیں ایک ٹھنڈی سانس کے ساتھ منڈے کو، اور منڈے کو بہت سے سرپرائزز ہیں اس ایپیسوڈ میں، تو ملتے ہیں تب تک۔ اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ہیپی ویکینڈ۔